याद कीजिए 2008 का वो दौर जब उस वक्त देश का सबसे एडवांस एक्सप्रेसवे यानी यमुना एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और 2012 में इसको पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया जाता है। ये एक्सप्रेसवे नए भारत का एक सिंबल बन चुका था। लेकिन जब यमुना एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा था तो ठीक उसी टाइम एक और बड़े एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला था। ये था नोएडा बलिया सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की लेंथ लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास होने वाली थी, जो उस वक्त के हिसाब से यूपी का ही नहीं पूरे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होता और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी। लेकिन आज 17 साल बाद इस एक्सप्रेसवे को यूपी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तौर पे कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई एक्सप्रेसवे या फिर बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट डिले होता है तो इन दी एंड उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो ही जाता है। वो चाहे मुंबई कोस्टल रोड हो, जेवर एयरपोर्ट हो या फिर नवी मुंबई का एयरपोर्ट। लेकिन जो कॉरिडोर उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बन सकता था, जो वेस्ट को ईस्ट से जोड़ सकता था, वो कैंसिल हो गया। यहाँ कुछ सवाल हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है, जैसे ये एक्सप्रेसवे कैंसिल क्यों हुआ, इसके डिले के पीछे की वजह क्या थी और क्या अब सच में ये कॉरिडोर अब कभी भी नहीं बनेगा। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस एक्सप्रेसवे की चर्चा आखिर अभी क्यों स्टार्ट हुई। ये वो मुद्दा है जिसके बेस पर हम पूरी कहानी समझेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक ऑफिशियल फैसला लिया। फैसला था ग्रेटर नोएडा बलिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने का। ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाया जाना था। इसके लिए 2008 में एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक प्राइवेट कंपनी जेपी गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच। ये 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे 952 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होने वाला था। ये DBFO यानी डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट मॉडल पर बन रहा था, जिसका मतलब था कि सारी फंडिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी को खुद उठाना था और वो टोल के जरिए उसे रिकवर करती। यूपी गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिलनी थी। मतलब इसको आप टोटली एक प्राइवेट कंपनी का प्राइवेट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन कैबिनेट ने अब इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ उसकी डिटेलिंग पर हम आगे बात करेंगे। प्रोजेक्ट कैंसिलेशन के साथ ही UPEIDA को यह निर्देश दिया गया है कि वो कंसेशनर कंपनी को उनकी जमा की गई राशि वापस करे। आपके स्क्रीन पर यह एग्जैक्ट फिगर है। कंपनी को 3,26,96,764 रूपए रिफंड करने का आदेश दिया गया है। ये वो अमाउंट है जो कंपनी ने प्रोजेक्ट शुरू करने और जमीन अधिग्रहण के लिए शुरू में जमा की थी। ये एक फॉर्मल और फाइनल सेटलमेंट है जिससे 17 साल पुराना चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो जाएगा। अब यह सवाल उठता है कि जब यमुना एक्सप्रेसवे जो इसके साथ ही शुरू हुआ था सक्सेसफुली चल रहा है, तो ये नोएडा बलिया प्रोजेक्ट 17 साल तक क्यों अटका रहा। इसके पीछे एक लंबी और उलझी हुई कहानी है। टाइम था 2007-8 का। ये प्रोजेक्ट उस दौर के एक्सप्रेसवे रस का हिस्सा था। यूपी के वेस्ट से ईस्ट की कनेक्टिविटी एक गेम चेंजर साबित होती और इसकी रिक्वायरमेंट थी। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद इस कॉरिडोर को ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा था। मार्च 2008 एग्रीमेंट साइन हुआ। टारगेट था इसे यमुना एक्सप्रेसवे की तरह 4 से 5 साल में पूरा करना। यमुना एक्सप्रेसवे की लेंथ 165 किलोमीटर की थी। उसके मुकाबले नोएडा बलिया एक्सप्रेसवे की लेंथ 952 किलोमीटर से ज्यादा थी। इतने बड़े प्रोजेक्ट को DBFO PPP मॉडल पर बनाना, जहां सरकार से पैसा न मिले, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देने से डर रहे थे, क्योंकि यहाँ सरकार की तरफ से कोई सॉलिड गारंटी नहीं थी। जैसे कि मैंने कहा, ये पूरी तरह से एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट का रूट गंगा नदी के किनारे से होकर जाना था। लैंड एक्विजिशन स्पेशली इन द फर्टाइल गंजेटिक प्लेन्स हमेशा से ही एक मेजर इशू रहा है। इस प्रोजेक्ट में भी जमीन अधिग्रहण को लेकर कई जिलों में प्रोटेस्ट हुए। तो लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके बारे में मैंने अपने कई वीडियो में बात की है और ये चुनौती यहाँ पर भी थी। इन सब के बीच हाई कोर्ट में एनवायरमेंटल क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन को लेकर स्टे ऑर्डर लग गया। इसका मतलब प्रोजेक्ट में और ज्यादा डिले। अब मामला कोर्ट में था और कोर्ट का फैसला कब आता है किसी को कुछ नहीं पता रहता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट गंगा रिवर बेसिन से क्लोज था। इसलिए इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी
था। हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर तब तक नहीं हटता जब तक कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से ये क्लियरेंस नहीं ले आती। साल दर साल गुजर गए, सरकार बदलती रही, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, लेकिन ये क्लियरेंस नहीं मिल पाया और प्रोजेक्ट सालों तक अटका रहा। कंपनी जो पहले से ही कई फाइनेंशियल चुनौतियों से गुजर रही थी, इतने लंबे डिले के बाद इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में फेल होती हुई दिखाई दी। जब एक प्रोजेक्ट 17 साल से जिंदा नहीं था तो आज उसे ऑफिशियल टर्मिनेट करने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक रीजन छुपे हैं। यहाँ गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि ये प्रोजेक्ट इनकंसिस्टेंट और अननेसेसरी हो गया है। सरकार का कहना है कि जब 2008 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब यूपी के पास एक्सप्रेसवे का नेटवर्क नहीं था, लेकिन अब यूपी इंडिया में एक्सप्रेसवे स्टेट बन चुका है। हमारे पास ऑलरेडी एक मजबूत नेटवर्क है। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और सबसे इम्पोर्टेंट गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये नए प्रोजेक्ट वेस्ट से ईस्ट की कनेक्टिविटी को ठीक तरह से कवर कर रहे हैं। इसीलिए एक नया और महंगा 8 लेन एक्सप्रेसवे बनाना गवर्नमेंट ट्रेजरी पर एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन ही डालता। और बात सही है, अगर ध्यान से देखे तो इसकी अब उतनी जरूरत भी नहीं है। जिस एग्रीमेंट पर यह प्रोजेक्ट था 2008 का पीपीपी मॉडल, वो 17 साल में एब्सोलेट हो चुका था। लैंड की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ चुका था। अगर जेपी आज प्रोजेक्ट शुरू करता है तो ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 करोड़ से बहुत ज्यादा होती और वो टोल से रिकवर नहीं हो पाता, खासकर जब यहाँ ऑलरेडी कई एक्सप्रेसवे आ चुके हैं। इसीलिए इस एग्रीमेंट को म्यूचुअल सेटलमेंट के थ्रू कैंसिल करना यूपी EIDA और कंसेशनर दोनों के लिए एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर था। नोएडा बलिया एक्सप्रेसवे का मेन मोटिव था नेशनल कैपिटल रीजन से पूर्वांचल तक फास्ट कनेक्टिविटी देना। जब जेपी का प्रोजेक्ट अटक गया तो सरकार ने उसे एक बेटर ऑल्टरनेटिव के साथ रिप्लेस किया, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, जो अब मेरठ से प्रयागराज तक जा रहा है। फ्यूचर में इसको बलिया तक एक्सटेंड किया जा सकता है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर तक ऑलरेडी कनेक्टिविटी दे चुका है। इसका मतलब है कि नोएडा बलिया का कॉरिडोर जरूरी था, लेकिन पुराना प्लान जरूरी नहीं था। नए प्लान ज्यादा वाइबल, ज्यादा स्ट्रेटेजिक और गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो क्या ये पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जैसे कि कुछ लोकल रिपोर्ट्स में कहा गया है? क्या अब नोएडा से बलिया तक का सफर आसान नहीं होगा? वेल, ये प्रोजेक्ट तो ऑफिशियली टर्मिनेट हो चुका है। अब जो कनेक्टिविटी का ड्रीम है वो अभी भी जिंदा है। अगर हम मैप में देखें तो अब नोएडा से बलिया तक आप सिंगल कॉरिडोर से नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जा सकते हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा टू आगरा यमुना एक्सप्रेसवे से, जिसकी लेंथ 165 किलोमीटर है, आगरा टू लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, जिसकी लेंथ 302 किलोमीटर की है। फिर आगे लखनऊ टू गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, जिसकी लेंथ 340 किलोमीटर की है, और लास्ट में गाजीपुर से बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के द्वारा, जो अभी 65 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। टोटल डिस्टेंस 842 किलोमीटर। यह रूट उतना ही फास्ट और स्मूथ है जितना कि 2008 में प्रपोज्ड नोएडा बलिया एक्सप्रेसवे होता। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये छोटा सा 35 किलोमीटर का कॉरिडोर जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एंड से बलिया तक जाता है, यही वो मिसिंग लिंक है जो बलिया को फाइनली हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ रहा है। पहले एक ही कॉरिडोर पर 30,000 करोड़ खर्च करना था, लेकिन अब अलग अलग फेसेस में और अलग अलग फंडिंग मॉडल्स के जरिए यूपी ने 4 से 5 बड़े एक्सप्रेसवेज बना दिए हैं जो उस सेम एरिया को सर्व करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक मूव ज्यादा प्रैक्टिकल और फाइनेंशियली सस्टेनेबल साबित हुआ है। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा बलिया एक्सप्रेसवे का कैंसिलेशन पूर्वांचल के लोगों के लिए किसी भी तरह का लॉस नहीं है। ये सिर्फ एक पुराना अटका हुआ एग्रीमेंट था जिसे ऑफिशियली नए, सफल और बेहतर नेटवर्क के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या 2008 का प्लान बढ़िया था या आज के जो एक्सप्रेसवेज बने हैं उनकी प्लानिंग बेटर है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।